नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू होगी समग्र द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद में देंगे बयान। सार्क सम्मेलन के लिए अगले साल प्रधानमंत्री जाएंगे पाकिस्तान। पेरिस सम्मेलन में 29 पन्नों का नया मसौदा पेश। मांगों का जिक्र न होने पर विकासशील देशों ने जताई चिंता। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विकसित देश निभाएं जिम्मेदारी। दालों के भंडारण का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। कीमतों में उतार चढ़ाव और महंगाई पर लगाम की कोशिश। रियल एस्टेट बिल को भी मंजूर। संसद में गतिरोध और जीएसटी में रुकावट पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। कांग्रेस ने कहा, नहीं मिला मांगों पर ठोस आश्वासन। हेराल्ड मामले में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाएगी बीजेपी। चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश से राहत कार्यों में बाधा। जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। भारत और पाकिस्तान ने समग्र द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के साथ बातचीत के बाद इसका ऐलान किया। इसके बाद अब तारीखें तय करने के लिए जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वार्ता बहाली का स्वागत किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज पर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 साल के अंतराल के बाद अब फिर से समग्र द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ मुलाकात के बाद ये साझा बयान जारी किया गया। हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस साझा बयान के मुताबिक समग्र द्विपक्षीय वार्ता में परस्पर विश्वास बहाली के कदम, सियाचिन, सरक्रीक, वुलर बराज, तुलबुल नौवहन परियोजना, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी लड़ाई, मादक पदार्थों पर अंकुश, मानवीय मुद्दे, जनता के बीच परस्पर आदान प्रदान तथा धार्मिक पर्यटन के मुद्दे भी शामिल होंगे। दोनों देशों के इस साझा बयान में आतंकवाद की निंदा की गई है और इसका खात्मा करने के लिए सहयोग का संकल्प लिया गया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि ये वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी, इसके समय और तौर तरीकों पर आगे फैसला लिया जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडेलिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडेलिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को मुंबई हमले की सुनवाई को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री आज संसद में पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में बयान देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता जारी रखने के बाद इस पर राजनीतिक दलों से लेकर जानकारों ने भी प्रतिक्रिया दी है। All these talks are meaningless unless they are followed by strong action to fight corruption, fight terrorism. That large number of violations have taken place in ceasefire. Terror is being exported to India, which is what we have sufficient evidence about it. Unless that issue is resolved from all angles, I don't think the talks have any meaning. It's a very good step from the leadership of both the sides. It's a welcome step that both sides have decided to resume the composite dialogues, and the deadlock which was there since long has finally broken, and we hope that both sides will move forward and will discuss all the pending issues between them. This is a kind of compromise which has been worked out between the two nations. The reason for this is, today there are terrorists all over the place, European countries, Paris. Therefore, because of this pressure and all these nations, world nation wants that both the countries should talk, so that is why the talk has started. Second reason is that since the National Security Advisor from Pakistan is a Lieutenant General from the Army, there is a hope that something may work out. भारत ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्रकों के आने जाने की खुली छूट देने की मांग की है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल देशों से किसी भी तरीके से आतंकवाद को पनाह नहीं देने की नीति अपनाने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज की बातों से हामी भरते हुए आतंकवाद को सबका दुश्मन बताया, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इसमें शिथिलता बरतने की शिकायत की। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया में सहयोग था, जिससे मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार का रास्ता खुल सके, साथ ही आतंकवाद को अलग थलग किया जा सके। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को अपना नजरिया बदलना होगा। It is also the collective duty of all of us to ensure that the forces of terrorism and extremism do not find sanctuary and safe haven in any name, form or manifestation. We in Afghanistan's proximity have a particular responsibility in this regard. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी माना कि इलाके में शांति के बगैर विकास मुमकिन नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को असफल बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चुनिंदा कार्रवाइयों से आतंकवाद तो नहीं रुक रहा है, बल्कि उल्टे अफगानिस्तान में शरणार्थियों की नई समस्या खड़ी हो गई है। Unfortunately, recent events in Pakistan have forced us to host close to 350,000 to 500,000 of Pakistani refugees in our soil. The refugee issue is a common issue like other issues that confront us. भारत ने अफगानिस्तान को मदद जारी रखने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान को विकास की धारा में जोड़ने के लिए सबसे जरूरी है पाकिस्तान के रास्ते दक्षिण और पूर्वी एशिया को जोड़ना, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़चन डालने के साथ ही राजनीतिक मतभेदों की वजह से व्यापार के अवसरों को भी बढ़ने नहीं देता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को इस नीति को बदलने की सलाह दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज की बातों से हामी तो भरी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन देने से बचे। Let me take this opportunity to extend our hand to Pakistan as well. It is time that we display the maturity and self-confidence to do business with each other. I am confident that the Islamabad Declaration to be adopted by this conference will identify a way forward to the participants of the Heart of Asia process for strengthening regional connectivity in pursuit of a better future for our peoples. अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के इरादे से 2011 में जब इस तरह का पहला आयोजन किया गया तो उसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान को इसमें भारत की भूमिका से आपत्ति थी, लेकिन बाद में भारत ने इस सम्मेलन में शिरकत भी की और अगले साल भारत में ही ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इलाके में शांति और विकास के लिए सकारात्मक कदम मानते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी देशों को भारत आने का न्योता भी दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने पेरिस जलवायु सम्मेलन में 11 दिनों तक चली बातचीत के बाद कल पेश किए गए नए मसौदे पर गहरी चिंता जताई है। सम्मेलन में शिरकत करने गए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विकसित देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने विकास कर रहे देशों को वित्तीय सहायता के बारे में मसौदे में कुछ नहीं कहा। जावड़ेकर ने कहा कि छोटे देशों की पर्यावरण चिंता को भी ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है। कई अन्य देश भी अलग अलग मुद्दे पर बटे नजर आ रहे हैं। पेरिस में 29 पन्नों का नया मसौदा 2 दिनों तक चली मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद जारी किया गया। मसौदा सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने इसे जारी किया। उन्होंने कहा कि इसमें अभी सुधार की गुंजाइश है और अभी 2 दिनों की बातचीत में कई और सुझाव शामिल किए जा सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन के तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद राशि को दुगना करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पेरिस में कहा कि सबसे कमजोर देशों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और व्हाइट हाउस के मुताबिक जलवायु परिवर्तन पर भारत के साथ सहमति बनाने के प्रयास हो रहे हैं। D'abord, il est plus court. Il comporte 29 pages au lieu de 43, en incluant le projet d'accord et celui de la décision de la COP. The United States is committing to double our public grant-based adaptation investments by the year 2020. दाल की कीमतें काबू करने के लिए सरकार ने दालों के भंडारण का फैसला लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कीमतों में उतार चढ़ाव और महंगाई पर काबू पाने के लिए कल इसके भंडारण को मंजूरी दे दी।
ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। समिति ने फिलहाल खरीफ फसल से करीब 50,000 टन और चालू रबी फसल से 1 लाख टन दाल की खरीद का फैसला लिया है। भारतीय खाद्य निगम, नेफेड और लघु कृषि व्यापार कंसोर्शियम यानी SFAC बाजार मूल्य पर इनकी खरीदारी करेंगे। मूल्य संतुलन कोष से इन दालों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार मूल्य पर की जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जरूरत के हिसाब अनुसार दालों के आयात का भी फैसला किया है। वाणिज्य मंत्रालय के जरिए इनका आयात होगा। अगर दालों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाएगी। फिलहाल दाल 190 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ रियल एस्टेट नियामक और विकास अधिनियम 2015 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और रियल एस्टेट आदान प्रदान को पारदर्शी बनाना है। इसके जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। सरकार ने कांग्रेस और CPM की इस मांग को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें वो ये मांग कर रही थी कि डेवलपर प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएं। हालांकि सिलेक्ट कमेटी ने इसे 50% करने की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस की मांग को देखते हुए सरकार ने इसे 70% कर दिया है। इस बिल में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसके प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। इसके अलावा बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंटों के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिल को अब संसद में पेश किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड के मामले में संसद में बढ़े गतिरोध के बीच सरकार और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक कल शाम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गतिरोध से लेकर GST से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश पर चर्चा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को नेशनल हेराल्ड के मामले के बारे में पूरी जानकारी दी। इस मामले में 19 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों के खंडन के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार GST और रियल एस्टेट जैसे बिलों को राज्यसभा से पारित कराने के लिए भी कोशिश तेज करेगी। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और वकीलों के साथ नेशनल हेराल्ड मामले पर चर्चा की। इसमें राज्यसभा में नेता सदन गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी सरकार की तरफ से GST बिल पर अब अपना रुख साफ करेगी। I have discussed the GST bill with the Congress President and the Congress Vice President. Let me make it absolutely clear. Both the Congress President and Dr. Manmohan Singh told the Prime Minister that we have three major concerns on the GST bill, and we have given our formulation of how those concerns should be addressed in the bill. हमारे संवाददाता विशाल दहिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। विशाल, बैठकें चली, कल भी हमने देखा नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं और सरकार की चिंताएं खासतौर से GST बिल को लेकर काफी बढ़ गई हैं। क्या सोच रही है अब सरकार? क्या किसी राजनीतिक समझौते की उम्मीद बची है? जी बिल्कुल, देखिए कल दोनों पक्षों में अलग अलग बैठकों का दौर चला। कांग्रेस के जो आला नेताओं की बैठक हुई उसके बारे में आपने बताया। उसके अलावा कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो आखिरी आधा घंटा लगभग कैबिनेट में जितने भी शीर्ष मंत्री मौजूद थे उनके और प्रधानमंत्री के बीच सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर गहन बातचीत हुई। और इसके अलावा वेंकैया नायडू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी अलग अलग सांसद जो NDA के हैं उनको अलग से ब्रीफ किया कि किस तरह से इस मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस को घेरा जा सकता है। और जिस तरह का स्टैंड दोनों पक्षों ने लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने कल सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो महत्वपूर्ण विधेयक है, खासतौर पे GST से संबंधित जो विधेयक है
उनके जल्दी पारित होने की सूरत इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल भी बयान जो आया था, जो अभी हमने सुना, पी चिदम्बरम भूतपूर्व फाइनेंस मंत्री जो है, वित्त मंत्री जो है, उनकी तरफ से उसमें साफ कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो स्वरूप आएगा जीएसटी बिल का, यानी कि कांग्रेस ने जो मांग अपनी रखी है, उन मांगों को सरकार शामिल करती है, मानती है या नहीं मानती है, इस पर आधारित होगा कांग्रेस का आखिरी फैसला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और नेशनल हेराल्ड के मामले पर संसद में कल लगातार दूसरे दिन भी अवरोध दिखाई दिया। कांग्रेस सांसदों के विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में बार बार बाधा आई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बदले की कार्रवाई पीएमओ के इशारे पर हो रही है। सरकार ने आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस को बहस की चुनौती दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद नेशनल हेराल्ड मामले पर अवरोध करने लगे। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। इस देश में कैसे दो अलग अलग कानून हैं, एक रूलिंग पार्टी के लिए, एक उनके लिए, और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता है शंकर सिंह वाघेला के घर पे रेड होता है, यहाँ पर शिवराज सिंह घोटाला करते हैं उनके घर पे, या उनको आज तक इंक्वायरी नहीं की गई। इस मसले पर टीएमसी भी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी दिखी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कांग्रेस के समर्थन में बोलने की कोशिश की, लेकिन जब स्पीकर ने उन्हें बीच में रोका तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कंटेंशन। विपक्ष के तेवर पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अदालती कार्रवाई की आड़ में संसद ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने सब कुछ के बारे में बोला, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और जो कोर्ट ने जो आदेश दिया, वो कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े और भोजनावकाश के दौरान संसद से बाहर निकलते वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे पीएमओ पर आरोप लगाया। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. राज्यसभा में भी बुधवार को नेशनल हेराल्ड का मामला छाया रहा। सरकार की भरपूर कोशिश के बावजूद विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। कृति मिश्रा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से ठोस जवाब चाहता है। कांग्रेस, जेडीयू, वामदल समेत विपक्षी दलों के सांसद इस मुद्दे पर सदन में चिंता जताएंगे। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा बहस में सांसद डेरेक ओब्रायन, अहमद हसन, दोला सेन, तपन कुमार सेन, टीके रंगराजन, टी सुब्बारामी रेड्डी, केएन बालगोपाल, पीएल पुनिया, डी राजा और शांताराम नाइक समेत कई सदस्य हिस्सा लेंगे। मौजूदा सत्र के दौरान लोकसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। लोकसभा से भारतीय ट्रस्ट संशोधन विधेयक बुधवार को आम राय से पारित हो गया। विधेयक में ट्रस्ट को निवेश के लिए ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान है। मूल कानून साल 1882 में बना था। संशोधन विधेयक में ट्रस्टों के धन के निवेश से जुड़े निरर्थक प्रावधान खत्म किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार निवेश के लिए नई श्रेणियां बना सकेगी। ट्रस्टियों को भी ज्यादा अधिकार मिलेंगे। कई सदस्यों ने ट्रस्ट के लिए व्यापक कानून लाने की मांग की। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इसका भरोसा भी दिलाया है। फिलहाल खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। Hello, I am Ishan Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira
from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you The news that matters here on Rajya Sabha TV. दिल्ली में गाड़ियों के सम विषम फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात की। मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने भरोसा दिया है कि इसमें दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस फॉर्मूले को लागू करने को लेकर गृहमंत्री ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। हम लोगों ने गृहमंत्री जी को अभी तक जो सोचा गया है वो सारी बातें उनको बताई, उनको अवगत कराया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था राजनाथ सिंह जी का। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट करेंगे। नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलाने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाड़ियों के सम विषम नंबर के आधार पर चलने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह सरकार का प्रस्ताव है और इसे परीक्षण के तौर पर लागू किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को है। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उधर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों के साथ भी कल बैठक की। बैठक में प्राइवेट बस ऑपरेटरों से सहयोग मांगा गया है ताकि 1 से 15 जनवरी तक होने वाले ट्रायल में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। रेल प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश विदेश की रेल सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रेल को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों और उग्रवाद को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में हो रही 11वीं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस में दुनिया भर की रेल प्रणालियों के समक्ष चुनौतियों पर गंभीर चिंतन हुआ। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने माना कि रेलों का संचालन बेहद कठिन होता जा रहा है। Security challenges have become far more important and at the same time far more complex. Therefore, we need to find out a global solution to this. And global solutions can come only through collaboration, through intelligence sharing, through ideas we generate. भारतीय रेल में हर रोज 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर सफर करते हैं और इसमें 14,000 यात्री गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। यात्रियों और रेल की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। Has put in place integrated security system for security management at major identified stations. In addition, we have launched intensive public awareness campaigns to drive home the message of the threat from strange objects or strange behavior in railway premises. सम्मेलन में नई और कम लागत की तकनीक के साथ एक दूसरे के अनुभवों से सीख लेते हुए सुरक्षा और संरक्षा को फुल प्रूफ बनाने पर जोर दिया गया। जापानी रेलों को नजीर माना गया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई इलाकों में फिर से जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी तटीय क्षेत्र और डेल्टा जिले समेत ज्यादातर हिस्सों में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से तंजावुर के नागपट्टनम, तिरुवरूर और पुट्टाकोट्टाई डेल्टा जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार से राज्य में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने पुनर्वास के लिए कई राहत मांगी है। इनमें बीमा, विवादों का तेजी से निपटारा, सस्ते कर्ज और एक्साइज ड्यूटी से छूट जैसी मांगे शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकार ने लोगों से पुनर्वास में बढ़ चढ़ कर मदद की अपील की है। शहर और आसपास के इलाकों में पुनर्वास का काम जारी है। भोजन और पानी की आपूर्ति को बनाए रखने पर मुख्य जोर है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विशेष सेल बनाया गया है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जमा कर रहा है। इस बीच चेन्नई से हवाई सेवा पूरी तरह से बहाल हो गई है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होता है, दुकान भी बंद हो जाता है, काम भी नहीं चलता है, बहुत पानी हो गया रूम में। स्कूल திறந்து ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு, பசங்களுக்கு புக் இல்ல, ஒன்றும் இல்ல, எல்லாம் ஸ்கூல் போகாத கஷ்டப்படுதுங்க। காய்கறி விலையெல்லாம் ஏறி போய் கிடக்குது, ஒன்றும் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட முடியல, இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, தங்கறதுக்கு வசதி இல்லை, யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க எங்களுக்கு।
कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश और उसके बाद आई बाढ़ को देखते हुए सरकार देश भर में बाढ़ पर नजर रखने के लिए 100 और केंद्र स्थापित करेगी। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा पंचवर्षीय योजना के तहत पहले चरण में 40 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें अरुणाचल प्रदेश में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, केरल में 2, राजस्थान में 12, सिक्किम में 8 और तमिलनाडु में 14 केंद्र होंगे। बाकी के केंद्रों को उन राज्यों के बचे हुए इलाकों में लगाया जाएगा जहां पर पहले से ही केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र स्थापित हैं। केंद्रीय जल आयोग देश भर में बाढ़ पर नजर रखने का काम करता है। ब्रिटेन में आए डेसमंड तूफान के बाद हुई बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का असर उत्तर पश्चिमी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है। बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। इस तूफान की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बाढ़ से हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल की कई टीमें तैनात की गई हैं। बचाव का काम जोरों से चल रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव दल खाने पीने की चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम तेजी से कर रहा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। पाकिस्तान को भारत से लड़ने की बजाय मिलकर काम करना चाहिए, ये सलाह बांग्लादेश ने दी है। विदेश मामलों के सलाहकार गौहर रिजवी ने कहा कि बांग्लादेश को भारत से दोस्ती का फायदा हुआ है। गौहर रिजवी ने यह बात सार्क चार्टर दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार गौहर रिजवी ने पाकिस्तान को 2 टूक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रिश्तों को कैसे बनाया जाता है ये पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। We in Bangladesh celebrated India's economic success because we realized through India's economic success, Bangladesh will partake in that economic prosperity. गौहर रिजवी ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि दुनिया में भारत ने अपने लिए एक अहम जगह बनाई है। भारत उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ बांटना चाहता है। First big changes in India. In the last 2 decades, India's rising success, its affluence, its stature in the international community, its place amongst the great powers has given India a new confidence. गौहर रिजवी ने ये सारी बातें सार्क चार्टर दिवस पर दिल्ली में आयोजित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहीं। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान सहित सार्क सदस्य देशों के प्रतिनिधि और छात्र मौजूद थे। आयोजन के अध्यक्ष कविता शर्मा ने बताया कि रिजवी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान दिया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दक्षिण एशिया के सभी देशों के युवाओं के बीच पुल बनाने का काम कर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन ने शरणार्थी समस्या और यूरोप के कर्ज संकट के दौरान मर्केल के नेतृत्व और लचीलेपन की तारीफ की है। मैगजीन के मुताबिक इस साल मर्केल की उपलब्धियां तमाम हस्तियों के कामों पर भारी पड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ यूरोप को कर्ज संकट से निकालने में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि सीरिया सहित दूसरे अशांत देशों से आने वाले शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत भी किया, जो वाकई काबिल तारीफ है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच फिर शुरू होगी समग्र द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद में देंगी बयान। सार्क सम्मेलन के लिए अगले साल प्रधानमंत्री जाएंगे पाकिस्तान। पेरिस सम्मेलन में 29 पन्नों का नया मसौदा पेश। मांगों का जिक्र न होने पर विकासशील देशों ने जताई चिंता। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा विकसित देश निभाएं जिम्मेदारी। दालों के भंडारण का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। कीमतों में उतार चढ़ाव और महंगाई पर लगाम की कोशिश। रियल एस्टेट बिल भी मंजूर। संसद में गतिरोध और जीएसटी में रुकावट पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। कांग्रेस ने कहा नहीं मिला मांगों पर ठोस आश्वासन। हिलाड़ मामले में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाएगी बीजेपी। और चेन्नई समेत तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश से राहत कार्यों में बाधा। जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।